बेहद खूबसूरत राज्य उत्तराखंड के नवनियुक्त मुख्यमंत्री हमारे साथ हैं। पुष्कर धामी जी हमारे साथ हैं, जो कि राज्य के सबसे युवा मुख्यमंत्री हैं। सर, बहुत स्वागत आपका। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपको बड़े पद और साथ साथ बढ़े हुए कद की बधाई। धन्यवाद जी। सर, आपका एक स्टेटमेंट मैं अभी सुन रही थी और उसमें आप कह रहे थे कि जब न्याय होता है तो कुदरत का न्याय होता है। 2017 में आपने बहुत सारी प्लानिंग की, आप चाहते थे कि आपको मंत्री पद मिले, फिर उप मुख्यमंत्री पद के लिए भी आपने प्रयास किया। इस दफ़ा आप कहीं नहीं गए, ना दिल्ली गए ना किसी के पास गए, लेकिन ये आपको लगता है कि न्याय हुआ है? नहीं, देखिए, मैं सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी का मैं दिल से उनका धन्यवाद करता हूँ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद करता हूँ, गृह मंत्री जी का करता हूँ, हमारे सभी केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने एक ऐसे नौजवान को, जो एक सैनिक के परिवार में पैदा हुआ, सीमांत क्षेत्र पिथौरागढ़ में, जो पहाड़ में, वहाँ मैं पैदा हुआ, और खटीमा जो कि तराई का क्षेत्र है, नेपाल बॉर्डर है, वहाँ के लोगों ने मुझे सेवा का अवसर दिया, मेरी पार्टी ने अवसर दिया, और बिना किसी कोई मेरी राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, हमारे परिवार में कोई राजनीति में नहीं है, और मुझे मुख्य सेवक के रूप में सेवा करने का अवसर प्रदान किया। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और जैसा आपने कहा कि मुझे सचमुच, मैं जब विधानमंडल दल के अंदर गया और हमारे पर्यवेक्षक जी ने मेरे नाम की घोषणा की, तो मुझे तनिक सा भी आभास नहीं था कि मेरे नाम की भी घोषणा हो सकती है, और ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी में हो सकती है कि एक सामान्य से व्यक्ति को भी मुख्य सेवक की जिम्मेदारी दी जाए। सर, आपने इवैल्यूएट तो किया होगा, क्योंकि व्यक्ति मन में सोचता है कि आखिर ऐसी कौन सी खास बात रही होगी कि राज्य के सबसे युवा मुख्यमंत्री आप बनाए गए हैं। देखिए, मेरी पार्टी में मेरे से बहुत ज़्यादा काबिल लोग हैं, ज़्यादा अनुभवी हैं, लेकिन पार्टी क्या है, हमारी माँ है, और पार्टी के कारण ही हमारा विकास होता है, माँ के कारण ही बच्चे का विकास होता है। तो माँ जब भी सोचती है कि कभी किसी काम के लिए कौन सा बच्चा उपयुक्त होगा, या इस काम में किस बच्चे को लगाया जाए, किस समय में किसको जिम्मेदारी दी जाए, उसी प्रकार से माँ का निर्णय होता है। आपको क्या लग रहा है कि ऐसी कौन सी खूबी देखी आप में आला कमान ने? नहीं, मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि मुझे पार्टी ने, आला कमान ने इससे पहले भी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ दी, छोटी बड़ी जिम्मेदारियाँ दी। मैंने हमेशा उनको पूरे प्राणों से पूरा किया है। इस बार भी उनको लगता होगा जिम्मेदारी दूंगा तो सबको, बड़ों को, छोटों को, सबको मिला के, सबको साथ में लेकर पार्टी को आगे बढ़ाऊंगा, प्रदेश को आगे बढ़ाऊंगा। ये खूबी देखी, लेकिन बहुत सारे नाम रेस में थे, सतपाल महाराज जैसे सीनियर लोग, धन सिंह रावत जैसे लोग, लेकिन नाम आपका आगे बढ़ा, और आपने भी जैसे कहा कि आपको अपेक्षा नहीं थी और आपने ऐसी चीज़ें नहीं सोची थी, तो वो एक नाराज़गी रही कुछ समय के लिए, लेकिन बाद में चीज़ें सेटल डाउन हुई। तो ये आपको लगता है आपका सबसे बड़ा यूएसपी है कि आप तमाम लोगों को साथ लेकर चल पाते हैं? नहीं, देखिए, एक तो मैं कोई अकेला नहीं हूँ। पुष्कर सिंह धामी कोई मुख्यमंत्री है और अकेला है, वही सब कुछ मैनेज करने वाला। इतनी बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हमारी पार्टी है, दुनिया का सबसे बड़ा परिवार हमारा परिवार है। ऊपर से प्रधानमंत्री जी जैसा करिश्माई नेतृत्व तो हमारे पीछे है, हमारे ऊपर है, तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। और हमारे छोटे बड़े जो अनुभवी लोग हैं, पुराने लोग हैं, सबको जो जिसकी जितनी काबिलियत है, उसकी काबिलियत के हिसाब से हम लोगों ने उनको सब पर काम पे लगे हैं, और एक टीम के रूप में, मजबूत टीम के रूप में हम लोग काम कर रहे हैं, और अच्छा रिजल्ट देंगे। और अच्छा रिजल्ट है चुनाव में 2017 की प्रचंड जीत को दोहराना। लेकिन मैं कहूंगी कि आपके सामने चुनौती इस तौर पर है कि बहुत कम समय आपको मिला है। इस 5 साल के कार्यकाल में 2 मुख्यमंत्री बदले गए हैं, निश्चित तौर पर चुनौतियों का अंबार है, लेकिन ये भी साफ है कि आप ही के नेतृत्व में अब उत्तराखंड का 2022 का चुनाव लड़ा जाना है। कौन कौन से चैलेंजेस आप देख रहे हैं, और जो अभी से पहले अतीत में चीज़ें हुई हैं उन्हें कैसे आप रेक्टिफाई करेंगे? देखिए, चुनौतियां भी हैं, और चुनौतियां ही हमेशा अवसर भी होती हैं। उन चुनौतियों को मैं चुनौती नहीं मानता हूं, मैं अवसर मानता हूं, और मैं हमेशा जो वर्तमान होता है उसी में जीता हूं, उसी में काम करता हूं। न तो मैं भूतकाल की चिंता करता हूं, पश्चाताप करता हूं,
न भविष्य की चिंता करता हूँ। मैं वर्तमान में जीता हूँ, इसलिए वर्तमान में जो काम मुझे मिला हुआ है मैं उसको पूरे मनोयोग से कर रहा हूँ, सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, सब लोगों को साथ में लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। उत्तराखंड के नौजवानों को, उत्तराखंड के युवा नौजवानों को, बेरोजगारों को, उनको कुछ रोज़गार मिले, उसके लिए अपनी सरकार में योजनाएं बना रहा हूँ। और जो कोरोना काल में बहुत सारा नुकसान जो हुआ है, उस नुकसान में कुछ लोगों को मरहम लगे, उसके लिए भी योजना बना रहा हूँ। आपने कोरोना का जिक्र किया तो निश्चित तौर पर उत्तराखंड में जो कुंभ एक तरीके से आयोजित किया गया, उस पर बहुत सारे सवालिया निशान उठे। उस पर पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के जो बयान आए, उस पर भी फिर बहुत आलोचना हुई, किरकिरी भी काफ़ी हुई। लेकिन अभी एक और ऐसा ही इवेंट है, सावन आने वाला है और हम कांवड़ यात्रा की भी बात करेंगे, जिसमें 3 से 5 करोड़ लोग लगभग जाते हैं हरिद्वार में माँ गंगा का जल लेने के लिए। कैसे आप देख रहे हैं उसको, कैसे प्लान करेंगे? क्या ये स्थगित रहेगी यात्रा या फिर इसको आप एग्जीक्यूट करेंगे, और करेंगे तो क्या प्लानिंग होगा, एक्शन प्लान क्या होगा? देखिए, ये जो कांवड़ यात्रा है उसमें उत्तराखंड केवल एक होस्ट है, और बाकी कांवड़ और कांवड़िए जो भी हैं वो हमारे अन्य प्रदेशों के हैं। उसमें हमारे हरियाणा के भी हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, दिल्ली के हैं, कुछ राजस्थान से भी आते हैं, मध्य प्रदेश से भी आते हैं, लेकिन अधिकांश ज़्यादा संख्या जो है उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली की रहती है। और वो आपने स्वयं ही अभी संख्या बता दी, करोड़ों में होती है, 10-20 लाख की बात नहीं है। 15 दिनों में 3 करोड़ के आसपास लोग आते हैं। बिल्कुल। तो एक बहुत बड़ी संख्या है, और आस्था श्रद्धा का विषय है हमारा कांवड़ यात्रा, भगवान से जुड़ा हुआ विषय है। लेकिन किसी की जान जाएगी तो भगवान को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए हमारे लिए लोगों की जान माल की सुरक्षा पहली प्राथमिकता है, और इसलिए हमने अधिकारी लेवल पर इसकी बैठक की है, और ज़रूरत पड़ेगी तो उच्च स्तर की बैठक भी करेंगे। क्या कांवड़ यात्रा के जितने भी प्लान्स हैं उनमें स्थगित इसको करने की बात आप सोच रहे हैं? नहीं, हमारे यहाँ से इस कांवड़ यात्रा स्थगित ही है। मेरे से पहले तीरथ सिंह रावत जी जब मुख्यमंत्री थे, उनकी अध्यक्षता में इसमें बैठक हुई थी मंत्रिपरिषद की, और उन्होंने कांवड़ यात्रा को स्थगित करने का ही निर्णय लिया था। उसकी SOP जारी हो चुकी है, तो इसलिए देख रहे हैं। अच्छा, अभी यानी कि आपको समय लगेगा इस पर? अभी तो स्थगित ही है वो यात्रा। आपने कल ताबड़तोड़ बैठकें की हैं, JP नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, भगत सिंह कोश्यारी जिनके आप OSD रह चुके हैं, राजनाथ सिंह, और राजनाथ सिंह का खासा करीबी भी आपको कहा जाता है। तो इतनी तमाम बैठकों में उत्तराखंड को लेकर कौन सी चर्चाएं हुई, और क्या नसीहतें मिली आपको, और क्या मार्गदर्शन मिला? नहीं, मैं कल तो केवल शिष्टाचार भेंट करने आया था, क्योंकि सभी मेरे मार्गदर्शक हैं, बड़े हैं, और विशेषकर से प्रधानमंत्री जी, उत्तराखंड से उनका गहरा नाता है, और एक भावनात्मक लगाव है उनको उत्तराखंड से, और उत्तराखंड के हर चप्पे चप्पे के बारे में जानते हैं। कोई सेक्टर ऐसा नहीं है जिसके बारे में उनकी जानकारी न हो, बिल्कुल अंदर तक की जानकारियाँ हैं। तो हर पहलू पर उन्होंने उस पर बात की है, और मैंने भी कुछ जो मेरी छोटे से कार्यकाल में जो चीज़ें मेरे ध्यान में आई, या मुझे लगता है कि मुझे प्रधानमंत्री से अनुरोध करना चाहिए था, केंद्रीय मंत्रियों से अनुरोध करना चाहिए था, मैंने उनसे किया है जी। और सभी लोगों ने आगे बढ़ चढ़कर मुझे प्रोत्साहन दिया, मेरा उत्साहवर्धन किया, और मुझे काम करने के लिए प्रेरित किया। निश्चित रूप से उन सब से मिलने के बाद मेरे उत्साह में वृद्धि हुई है, और ऊर्जा में भी। सर, बहुत सारी केंद्रीय योजनाएं चल रही हैं उत्तराखंड में, भले ही वो हम ऑल वेदर रोड की बात करें, केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण की बात करें, तो इन सारी केंद्रीय योजनाओं में अब किस तरह से आप देख रहे हैं कि केंद्र का जो सपोर्ट मिलता रहा है अभी तक? निश्चित तौर पर दोनों जगह पर सरकारें जो हैं BJP की हैं, लेकिन क्या आप देख रहे हैं कि जो सहयोग अभी तक मिल रहा है वो पर्याप्त है, या फिर और किसी तरह के सहयोग की आप अपेक्षा कर रहे हैं? मैं सभी का मैं कह रहा हूँ, जितने भी, मैं प्रधानमंत्री जी का तो आशीर्वाद है ही है, वो तो स्वयं मॉनिटर करते हैं। केदारनाथ का पुनर्निर्माण का काम है, ऑल वेदर रोडों की समीक्षाएं हैं, रेलवे की बातें हैं, या हमारा लखवाड़ व्यासी जो पावर का प्रोजेक्ट बनना है उसकी बात हो, चाहे रेल लाइन की बात हो, यानी कि हर सेक्टर पर प्रधानमंत्री जी का स्वयं जो है वो है जी। और उसके साथ साथ केंद्रीय मंत्रियों का भी, सभी लोगों ने मुझे आश्वस्त किया कि जो भी प्रस्ताव आपके द्वारा यहाँ पर दिए जाएंगे या दिए गए हैं,
वो सारे प्रस्ताव जो है जल्द से जल्द स्वीकृत होंगे और धरातल पर उतरेंगे। 2017 को रिपीट करना निश्चित तौर पर बड़ी चुनौती आपको इसलिए होगी क्योंकि अगर हम इतिहास देखते हैं तो उत्तराखंड ने किसी को भी दोबारा मैंडेट नहीं दिया, रिपीट नहीं हुई कोई सरकार। ऐसे में 2017 की विक्ट्री को कैसे आप रिपीट करेंगे? मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि मैं वर्तमान में जीता हूँ, मैं भविष्य की चिंता नहीं करता हूँ, भूतकाल का प्रायश्चित नहीं करता हूँ। मैं जो मुझे जिम्मेदारी मिली है मैं उसको प्राणों प्राण से सबका साथ लेकर, और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो मूल मंत्र है, ध्येय वाक्य है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उसी को लेकर आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में ये जो इंस्टेबिलिटी है ये बहुत ज़्यादा हावी रही है। हमने अब से बरसों पहले भी ये देखा कि निशंक, फिर कोश्यारी, 3 लोगों को 5 साल के कार्यकाल में कमान दी गई, और इस दफ़ा हम फिर उसी चीज़ का रिपीटेशन देख रहे हैं। तो इससे कहीं ना कहीं एक अस्थायित्व तो आता ही है, पूरी मशीनरी में एक तरीका का केओस पैदा होता है। आखिर क्यों ये इतना रिपीटेटिव स्विच होता है? कहाँ विश्वास की, भरोसे की कमी रह जाती है? जो भरोसा कम है उस भरोसे को बढ़ाएंगे, सबका विश्वास जीतेंगे, सबका साथ लेंगे, सभी का आदर पूर्वक सम्मान करेंगे और एक सामूहिक नेतृत्व के रूप में आगे बढ़ेंगे। तीरथ सिंह रावत का कुंभ कराने का फैसला, इस पर आपका क्या रिएक्शन है कि वाकई उतने क्रूशियल समय पर वो फैसला नहीं लिया जाना चाहिए था? देखिए, कई बार चीज़ें खराब हो जाती हैं तो लगता है कि खराब डिसीजन हुआ, और ऐसा नहीं है कि जहाँ कुंभ नहीं हुआ वहाँ कोरोना नहीं हुआ। तो इसलिए कुंभ हमारा श्रद्धा से, आस्था से जुड़ा हुआ विषय था, उस समय लोगों की मांग भी थी, तो उन्होंने वो डिसीजन लिया। और केवल कुंभ के कारण से कोरोना फैला ऐसा नहीं है जी। लखनऊ में कौन सा कुंभ हुआ, मुंबई में कौन सा कुंभ हुआ, जयपुर में कौन सा कुंभ हो रहा था, और अन्य जगह पर भी जो है बहुत तेज़ी से कोरोना फैला, इससे ज़्यादा फैला। तो इसलिए केवल आलोचना करने वालों को तो कोई ना कोई रास्ता मिलना चाहिए, वो आलोचना करते हैं। केवल विरोध के लिए कुछ लोग विरोध करते हैं। लेकिन फिर भी कुछ बयान तो उनके ऐसे रहे ना जो वाकई जिसने एक ऐसा ख्याल पैदा किया कि इमेच्योर व्यक्तित्व के तौर पर उनकी छवि रखी सामने। आपको ऐसा लगता है? नहीं, देखिए, ऐसा है कि कुछ बयानों को उनको तोड़ मरोड़ कर भी पेश किया गया, और शायद वो कुछ कहना चाहते थे, उसको कुछ लोगों ने बता दिया। बाकी वो हमारे एक अच्छे नेता हैं और मेरे लिए तो हमेशा बड़े भाई की तरह हैं। हम लोग विद्यार्थी परिषद के ज़माने से साथ साथ काम करते थे और वो मेरे हमेशा सीनियर रहे हैं, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ जी। उत्तराखंड में जो पलायन के आंकड़े हैं वो भयावह हैं। अगर आप स्टडी करते हैं तो समझ में आता है कि कितने लोग वहाँ से पलायन कर रहे हैं, क्योंकि रोज़गार के अवसर वहाँ पैदा किए जाने की आवश्यकता है और तमाम चीज़ें हैं। आपके लिए भी क्या ये सब्जेक्ट ऑफ कंसर्न रहेगा? हाँ, नहीं, पलायन बहुत बड़ी समस्या है हमारे लिए, और ख़ास तौर से जो हमारे सीमावर्ती क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में गाँव के गाँव खाली हो रहे हैं, और वो सीमांत क्षेत्र में रहने वाले लोग केवल वहाँ के नागरिक नहीं हैं, वो हमारी सीमा के प्रहरी भी हैं। प्रहरी हैं, यस। यहाँ पर हमारी फोर्स काम नहीं कर पाती है, हमारे सीमा सुरक्षा बल काम नहीं कर पाते, वहाँ पर वो हमेशा एक सतत प्रहरी के रूप में काम करते हैं, और जो उनको बारीक जानकारियाँ उस क्षेत्र की होती हैं वो हमारे सीमा सुरक्षा बलों को भी नहीं होती हैं जी। इसलिए उनका पलायन न हो, उसके लिए क्या ज़रूरी कदम उठाए जा सकते हैं वो हम लोग उसके लिए आगे चलकर उसको कार्य योजना में लाएंगे। पिछले जो 4.5 साल का पीरियड रहा है उसमें आपको लगता है कि पलायन पर आपके जो पहले साथी लोग रहे हैं, तीरथ सिंह रावत या त्रिवेंद्र सिंह रावत, कुछ वाकई कंक्रीट फैसले या कुछ ठोस कदम उठाए गए हैं? हमारी 2017 में सरकार बनी थी तो पलायन आयोग बना था और उसने काम भी किया है, और पूर्ववर्ती सरकार ने जो काम किया है, अच्छा काम किया है इस दिशा में जी। उस काम को भी हम लोग उसकी भी अभी समीक्षा करेंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, आपके लिए बहुत सारी चुनौतियां हैं। पहली चीज़ तो ये कि आपके घर में नाराज़गी हुई कि भाई सबसे छोटे को कमान दे दी गई, वो आपने संभाला, आपने या आपके आला कमान ने संभाला। उसके बाद चुनौती ये है कि भाई 2022 बिल्कुल सिर पर खड़ा है, लेकिन एक और चुनौती आपके सामने अभी रिसेंटली पैदा, वो ये बताइए कौन सी? मैं अरविंद केजरीवाल साहब की बात कर रही हूँ। वो आपको चुनौती दे रहे हैं और पूछ रहे हैं कि भाई उत्तराखंड में 24 घंटे बिजली मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मिल रही बिजली 24 घंटे जी।
लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने, वो मुफ्त बिजली देने की बात कर रहे हैं। वो किसी का एजेंडा अगर चुनाव हो, किसी का एजेंडा केवल सिगुफा छोड़ना हो, तो उसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। हमारी सरकार अच्छी बिजली दे रही है, सस्ती बिजली दे रही है, 24 घंटे बिजली दे रही है, अच्छा पानी दे रही है, अच्छा वहाँ पर स्वास्थ्य की सुविधाएं दे रही है। इस कोरोना काल में उत्तराखंड में सबसे अच्छा काम हुआ है। अभी तक 50% लोगों को वैक्सीनेशन लग चुका है जी। उनको वैक्सीनेशन हो गया है और हम अगले 3 से 3.5 महीने के अंदर संपूर्ण वैक्सीनेशन कर देंगे। पूरा उत्तराखंड हम कोशिश करेंगे कि देश के पहले राज्यों में होगा जहाँ पर वैक्सीन पूरी लग जाएगी। अच्छा, मैं आत्मनिर्भर भारत के लिए एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। ये मेरा अपना विज़न है। जब हम बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत की, तो उत्तराखंड जैसे राज्य इसलिए जहन में आते हैं क्योंकि वहाँ पर खेती का संकट है। तो क्या ऐसा भी कुछ प्लान हो रहा है क्या, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की तरह या फिर हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य की तरह, कि कुछ वहाँ पर खेती को बढ़ावा मिले, लोग वहाँ पर स्टे करें, लोग वहाँ से पलायन ना करें? ऐसा कुछ आप लोग प्लान कर रहे हैं? सरकार होम स्टे जैसी योजना पहले लाई थी, हम उस योजना को और बढ़ाएंगे और मोदी जी के नेतृत्व में जो हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत बन रहा है, हम उत्तराखंड में भी उसको लागू करेंगे। अंतिम प्रश्न आपसे, 2017 में जो प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला, 2022 के लिए आपकी घोषणा क्या है, उद्घोष क्या है आपका? हमारा एक ही उद्घोष है कि हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं और उत्तराखंड की जनता अच्छी तरह से जानती है कि मैं एक सैनिक का पुत्र हूँ। मैं सामान्य स्थितियों में, सामान्य परिस्थितियों में मेरी पार्टी ने मुझे मुख्य सेवक का काम दिया है। मैं इस काम को पूरी ईमानदारी से करूँगा, बाकी जनता फैसला करेगी। मोदी जी का आशीर्वाद हमारे ऊपर है और पूरी पार्टी है, पूरा हमारा परिवार है, सब मिलजुल कर जो हमारा मिशन है उसको पूरा करेंगे। उत्तर प्रदेश में लक्ष्य घोषित कर दिया गया है, उत्तराखंड का कोई लक्ष्य नहीं? इस बार हमारा लक्ष्य है 60 पार, अब की बार 60 पार। लेकिन उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है सर जहां पर मार्जिन बहुत कम रहता है, जीत और हार का अंतर बहुत कम रहता है, 2-2, 4-4 सीटों से भी फैसला हो जाता है। नहीं, सब बदलेगा इस बार, आप चिंता मत करिए। आप कह रहे हैं? निश्चित रूप से बदलेगा। आप क्या कह रहे हैं? सब बदलेगा, सब अच्छा होगा। पहले हाँ, अब की बार 60 पार। अब की बार 60 पार पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में। जी, मोदी जी के नेतृत्व में, पूरी पार्टी के नेतृत्व में अब की बार 60 पार। अब की बार 60 पार। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके अगले लक्ष्य के लिए और हम चाहते हैं कि उत्तराखंड अनिश्चितता से बाहर निकलकर स्थायित्व की तरफ बढ़े और इस दफ़ा जो आपका नेतृत्व उत्तराखंड को मिला है वो इसी तरीके से उत्तराखंड को विकास के रास्ते पर बढ़ाता रहे। पुष्कर धामी जी, जो कि उत्तराखंड के नवनियुक्त मुख्यमंत्री, उनके तमाम एक्शन प्लान्स को हमने उनसे जाना और जाना ये भी कि उत्तराखंड की जो सबसे बड़ी समस्या इस समय है पलायन और बेरोजगारी, इसके अलावा खेती का संकट, लोगों के पास रोजगार नहीं है, कैसे निपटेंगे? कोरोना का काल है, देखना ये भी होगा कि क्या वाकई कांवड़ यात्रा को मंजूरी मिलेगी। अभी तक स्थगित है, मंजूरी मिलेगी नहीं मिलेगी, परिस्थिति के हिसाब से फैसला होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। नमस्कार।